रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल, एपिसोड 13। अब आगे। वेद जो कल्याणी आईजी के गले लगे हुए था, तभी बाहर से अंदर आती अनामिका ने आते ही तुरंत वेद को हटाते हुए खुद कल्याणी जी के गले लग गई। कल्याणी जी अपनी प्यारी पोती को देखकर बहुत खुश हो गईं। वही वेद हैरानी से उसे देखने लगा। भला ये क्या बात हुई अंडस्को। वही अनामिका ने उसे फुली इग्नोर किया और प्यार से कल्याणी जी के गले लगाते हुए उनके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी श्रीदेवी, क्या बात है, दिन ब दिन आपकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। हम अंडस्को। अपनी तारीफ सुनकर कल्याणी जी शर्मा गईं। भाग कुछ भी बोलती है, उन्होंने उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, जिसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। वही वेद का मुंह बन गया, क्योंकि दादी माँ ने अनामिका के आते ही उसे नजरअंदाज कर दिया था, जैसे वो इनविजिबल हो। वह घूरकर अनामिका को देखने लगा, जो उसे ही देखते हुए तिरछी मुस्कान दे रही थी, जैसे इशारों ही इशारों में कह रही हो, मेरी दादी सिर्फ मेरी हैं और सबसे ज्यादा प्यार भी मुझसे ही करती हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। वेद उसकी ये बात समझकर चिढ़ते हुए उसे घूर रहा था। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसके हाव भाव देखकर सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे वेद और चिढ़ गया। उसने गुस्से में मुंह बनाते हुए बोला, सब के सब धोखेबाज हैं यहाँ। मैं बाहर हूँ, जिसे चलना हो आ जाए, मैं वेट नहीं करूँगा। ये कहकर वह पैर पटकते हुए बाहर चला गया। उसका यह अंदाज देखकर सबकी हंसी छूट गई। आज मॉल सबको वहीं ले जाने वाला भी वही था। चाहे कितनी भी नोकझोंक हो जाए अनामिका से, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए हमेशा की तरह आज भी वो उसे शॉपिंग कराने ले जा रहा था। इधर सीता जी ने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, अब मिली है आपको फुर्सत अपने काम से, आपकी तो हमें खबर लेनी होगी। पहले जल्दी चलिए, वरना आपके भाई और चिढ़ जाएंगे, फिर मुझसे मत कहना। इतना कहकर उन्होंने एक नज़र सिया पर डाली, जो बड़ी मासूमियत से सबको देख रही थी। सिया, आप यहाँ अकेली अंडस्को क्या करेगी बच्चे? चलिए आप भी कुछ चीज़ें खरीद लीजिएगा, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएंगी। सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पहले सीता जी को देखा, फिर अनामिका की तरफ देखा। अनामिका उसकी हिचक को अच्छे से समझ रही थी। उसने बस हल्की सी पलकें झपकाईं और सिया की तरफ देखते हुए कहा, दीमा सही कह रही हैं, आप भी रेडी हो जाए अंडस्को। सिया ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। तब तक आरव भी सीढ़ियों से नीचे आ चुका था और तैयार खड़ा था। सिया के साथ चलने की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी आइए। बोलते बोलते उसकी नज़र सिया की तरफ ज्यादा थी। अनामिका ने यह बात नोटिस की और बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने सीता जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। सीता जी ने सिर हिला दिया और वहीं बैठ गई। अनामिका सीधा अपने कमरे में गई। वह अभी भी अपने ऑफिस वाले कपड़ों में थी। उसने क्लोजेट में जाकर कपड़े चूज किया और एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस निकालकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर और तैयार होकर बाहर आई। उसने अपना फ़ोन चेक किया, जिस पर कुछ नोटिफिकेशन आए हुए थे। उसने ओपन करके देखा, जहां कुछ फोटोज देखकर उसके चेहरे के भाव हल्के से बदले। कुछ पल उन फोटोज को देखने के बाद उसने किसी को कुछ मैसेज टाइप किया और भेज दिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए शेरा को फ़ोन किया। उधर से शेरा ने कॉल पिक करते ही कहा, यस बॉस, आगे क्या करना है? अनामिका ने सामने की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा, हॉस्पिटल में अपने लोगों को एक्टिव करो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए शेरा। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट। शेरा ने गंभीर होते हुए कहा, बॉस सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई गलती नहीं होगी। अनामिका ने बस हम कहकर सिर हिलाया और कहा, गुड फॉर यू अंडस्को, क्योंकि आज की रात कुछ खास होने वाला है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है। वही इतना तो तय था कि आज की रात कुछ तो अलग होने वाला है। अंडस्को। कुछ देर बाद वह नीचे आई, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। अनामिका को देखकर सीता जी हल्का सा मुस्कुरा दी। उनकी बेटी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनामिका ने एक नीले रंग की घुटनों तक की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी बॉडी पर बहुत ही ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लग रही थी। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों का काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली,
किसी की नजर न लगे मेरी गुड़िया रानी को। अनामिका उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी, अब तो उसे इसकी आदत हो गई थी। सिया तुरंत आगे आकर बोली, अनु, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, और आप भी बहुत क्यूट लग रही हो, दी लाइक एन एंजल। सिया के गाल हल्के लाल हो गए, वो शर्मा गई। उसने सिंपल सी कुर्ती और जीन्स पहन रखी थी और अपनी आंखों पर वही अपना मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था और आज अपने बाल खुले छोड़े थे, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। चलो चलो, अब देर हो रही है, जल्दी चलो, सीता जी ने कहा और अनामिका का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। अनामिका ने बस मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, क्योंकि सीता जी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे वो कहीं मेले में जा रही है और कहीं गुम न हो जाए। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी कार में बैठ गए। वेद और आरव फ्रंट सीट पर बैठे थे, बैक सीट पर अनामिका, सीता जी और सिया थी। कल्याणी जी घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। अशोक जी और अक्षत जी किसी काम से बाहर गए थे और ईशान शाम तक आने वाला था। कार में आरव बार बार फ्रंट मिरर से पीछे बैठी सिया को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिया ने भी महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने झट से सामने देखा, जहां उसकी नजरें सीधे आरव की नजरों से मिली। उसने झट से अपना सर नीचे झुका लिया और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। आरव जिस तरह से उसे देख रहा था वह बहुत इंटेंस था। सिया हल्की सी शर्मा गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। अनामिका ने ये सब नोटिस कर लिया और बस हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी वेद ने अनामिका की तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, माँ, आप इसे मॉल तो ले जा रहे हैं, लेकिन इसके साइज के कपड़े मिलेंगे भी वहाँ? अनामिका ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, भाई, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे साइज के कपड़े हमारे मॉल में नहीं मिलेंगे? वेद ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुझे ऐसा लगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर सच्चाई कड़वी होती है। अनामिका ने उसे और घूरा। उसने तुरंत इधर उधर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। सीता जी के हाथ में पर्स देखकर उसकी आंखें चमक गई। उसने बिना देर किए पास पड़ा पर्स उठाया और वेद के सिर पर दे मारा। वेद ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मम्मा, देखो, ये लड़की मुझे मार रही है, हे भगवान। सीता जी ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया। चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ, वरना फिर सोच लेना। सीता जी को गुस्से में देखकर अनामिका और वेद दोनों किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। सिया और आरव को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वे जानते थे कि जब मम्मी गुस्सा हो जाती हैं तो उनके गुस्से से बचना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि उन्हें बचाने के लिए अशोक जी भी साथ नहीं थे। ऐसे ही मस्ती मजाक लड़ते झगड़ते वे सब मॉल की ओर चले गए। उधर दूसरी तरफ कल्याणी हॉस्पिटल। राधिका जी की बात सुनकर सभी एक पल को सोच में पड़ गए। तभी पीछे से आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, वहां रागिनी जी और विश्वंभर जी खड़े थे। वे दोनों रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजेंद्र जी, कामिनी और सोनाली को वहां देखा तो वे भी उनके पीछे पीछे वहीं आ गए। उन्हें जैसे ही पता चला कि यहाँ कियाराओं को एडमिट कराया गया है और ये सब लोग उसी के लिए आए हैं, वो दोनों तुरंत वहां से जाने लगे कि तभी राधिका जी की बात सुनते ही वे वहीं रुक गए। विश्वंभर जी ने गुस्से से कहा, वाह बहू, तुम्हारी सोच को तो डांट देनी पड़ेगी मुझे। राधिका जी कुछ कहती या करती, उससे पहले ही रागिनी जी सामने आईं और उन्होंने सीधा राधिका जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राधिका जी और वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा छा गया। राधिका जी ने अविश्वास भरी नजर से रागिनी जी को देखा। रागिनी जी ने गुस्से से कहा, अरे कैसी निर्लज और बेशर्म औरत हो तुम। तुम्हें तो माँ कहलाने का भी हक नहीं है। अपनी घटिया बेटी, उस घटिया लड़की के लिए तुम मेरी बेटी को, मेरी पोती को फिर से चोट पहुंचाना चाहती हो, उसे दुख देना चाहती हो। तुम्हें जरा भी मेरी पोती की खुशी हजम नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़की अंदर पड़ी है वो तुम्हारी नाजायज बेटी है? क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो वैसी ही हैं। रागिनी की कड़वी बातें सुनकर राधिका जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेंद्र जी ने चौंकते हुए कहा, माँ, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? रागिनी जी ने तीखे स्वर में कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम दोनों माँ बाप कहलाने लायक नहीं हो।
इससे अच्छा तो ये औरत बांझ ही होती तो ज्यादा अच्छा रहता, जो अपनी बेटी के कातिल को अपने आंचल में समेट कर बैठी है। अच्छा हो कि ये लड़की मर ही जाए, राधिका जी ने रोते हुए कहा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप किसी को मरने की बात कैसे कह सकती हैं? माना कि उसने गलती की। गलती नहीं, गुनाह किया, पाप किया है उस कचरे ने। वो मुजरिम है, कातिल है वो मेरी पोती की खुशियों की कातिल है, समझी अंडस्को। लेकिन मैं उसे कभी अपनी पोती की जगह नहीं लेने दूंगी। मैं उसे अपने घर की एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। बहुत शौक है ना उसे अपने साथ रखने का तुम्हें, ठीक है, रखो। एक दिन तुम भी बहुत पछताओगी उस लालची लड़की के चक्कर में। तरपो तुम याद रखना, तुम्हारे जैसी माँ होने से अच्छा तो बच्चा अनाथ ही रहे अंडस्को। कहते कहते रागिनी जी की सांसें भारी हो गईं। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगीं। उनकी हालत को खराब होता देखकर राजेंद्र जी तुरंत उनकी ओर बढ़े। राजेंद्र जी को अपनी तरफ आता देख रागिनी जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मर गई तुम्हारी माँ, जो अपनी बेटी की नहीं हो सका, मेरी क्या होगा? तुम रहो उस खुदगर्ज सड़कछाप लड़की के साथ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रागिनी जी की आंखें नम हो गई थीं। उनका दिल दर्द से भर गया। उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विश्वंभर जी तुरंत आगे बढ़े और उन्हें संभाला। फिर उन्होंने गुस्से से सभी को देखते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी पत्नी के पास भी कोई आया तो। फिर वे रागिनी जी को संभालते हुए वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, अब तुम्हारे पछताने का भी कोई फायदा नहीं रह गया है। तुम लोगों ने अपनी हदें पार कर दी हैं। वे गुस्से से वहां से चले गए। पीछे राधिका जी जमीन पर बैठ गईं। रागिनी जी की बातें बार बार उनके दिमाग में घूम रही थीं। इससे अच्छा वो बांझ होती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। उन्हें अब तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गलती क्या कर रही हैं। वही सोनाली तो अपनी मुठ्ठियां भींचे खड़ी थी। उसे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए थी। जब कियारा को कुछ नहीं मिलेगा तो उसे कहाँ से मिलेगा? जब उसके माँ बाप ही प्रॉपर्टी से अलग हो जाएंगी। उसे इस बात की बहुत टेंशन हो रही थी। उसके नाम, उसके स्टेटस का क्या होगा? वहीं कामिनी भी राजेंद्र जी को देख रही थी, वो भी स्तब्ध थी। राजेंद्र जी ने राधिका जी को उठाया और पास की कुर्सी पर बैठाया। वे भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उनके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए अंडस्को। उन्हें लग रहा था जैसे उनका दिमाग फटने वाला है। अपनी माँ की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। तभी ऑपरेशन वार्ड का दरवाज़ा खुला और नर्स भागती हुई बाहर आई। उसे देखकर सब कुछ भूल गए। राधिका जी तुरंत उसके पास जाकर रोते हुए बोली, कैसी है मेरी बेटी? नर्स ने कहा, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया है। अभी उनके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। नर्स की ये बात सुनते ही सबका दिल धड़कना रुक गया। राधिका जी जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए राजेंद्र जी से कहा, जहर? उसे जहर किसने दिया? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? उन्होंने नर्स के पैरों पर झुकते हुए कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। नर्स ने तुरंत अपने पैर छुड़ाते हुए कहा, प्लीज मैडम, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूर एक काले कपड़ों में लिपटा इंसान ये सारी बातें बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थीं। उसने सिर से पैर तक सब कुछ ब्लैक पहन रखा था। ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक मास्क, ब्लैक ग्लव्स, ब्लैक शूज, सब कुछ ऊपर से नीचे तक ब्लैक। उसने एक नज़र सभी को देखा और फिर ऑपरेशन वार्ड की ओर देखते हुए वहां से निकल गया। इधर मॉल में अनामिका मॉल पहुंच चुकी थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। सब लोग आगे चले गए थे। उसने एक सेकंड रुककर अपना फोन देखा। उस पर आई नोटिफिकेशन को देखकर उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। प्रिंसेस, वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ, सीताजी ने आवाज लगाई। अनामिका ने बिना कुछ बोले अपना फोन बंद किया और उनके पीछे चल दी। मॉल में अनामिका सीताजी की आवाज सुनकर उनके पास आई। तभी आरव जो बगल में खड़ा था, उसने फिक्र से पूछा, लिटिल सिस रुक क्यों गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अभी वो कुछ कहती कि तभी वेद ने पीछे से आते हुए कहा, ब्रो शायद आप भूल रहे हैं, ये प्रॉब्लम लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से है। आफत की पुड़िया अंडस्को।
कहकर वो अनामिका को चिढ़ाने लगा। अनामिका अभी उसे अच्छा जवाब देती, उससे पहले ही सीता जी ने वेद के कान पकड़ते हुए कहा, कुछ ज्यादा तंग नहीं कर रहे हैं आप हमारी लड़ो को अंडस्को। अरे माता श्री, दर्द हो रहा है छोरो, वेद ने जबरदस्ती की नकली हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि आसपास के कुछ लोग जिसमें लड़कियां ज्यादा थी उसकी तरफ ही देख रहे थी और हंस रही थी। वही अनामिका तो अपने दोनों हाथ बांधे वेद की हालत पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, और लो मुझसे पंगा, मेरे पास माँ है माँ। वेद भी तिरछी नजरों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, ठीक है, तुझसे तो बाद में निपटूंगा मैं। पिद्दी सी अपने भाई को सजा मिलते देख कैसे हंस रही है, कोई न अपना भी टाइम आएगा, देख लियो। कोष्टक। अनामिका ने अपनी एक आईब्राव रेस करते हुए कहा, देखते हैं। उसने सीता जी से पास जाकर कहा, माँ देखा अपने भाई मुझे आंखें दिखा रहे हैं। वेद ने अविश्वास से अपनी नौटंकी बहन को देखा, वो और आंखें, ये कब हुआ? जो लड़की दूसरों की आंखें निकालती है, वो कह रही है कि वो बेचारा मासूम उसे डरा रहा है। फिलहाल डरने की हालत में तो वो खुद था। सीता जी इतना सुनते ही घूर कर वेद को देखने लगी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए कहा, मोम ये, मैं अंडस्को वो मैं अंडस्को, क्या मैं कर रहा है बकरी की तरफ। अभी से तूने उसे तंग किया न तो पूरे 1 महीना तुझे खाने में सिर्फ पत्ते खिलवाऊंगी, समझा या नहीं अंडस्को? सीता जी ने उसके कान को थोड़ा और मरोड़ते हुए कहा। वेद ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ माँ समझ गया, अब तो कान छोड़ो, सब देख रहे हैं, मेरा इंप्रेशन क्या रह जाएगा सबके सामने। कुछ तो सोचो, कल को मेरी शादी में कितनी दिक्कत आएगी। उसने लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहा, जैसे अभी रो देगा। उसकी नौटंकी देखकर सीता जी ने उसके कान छोड़ दिए। वही अब जाकर वेद ने राहत की सांस ली। सीता जी ने उसे इग्नोर किया और अनामिका का हाथ पाकर कर आगे बढ़ गई। उसके पीछे सिया और आरव भी हंसते हुए चले गए। वही बेचारा वेद वही खड़ा रह गया। फिर एकदम से उनके पीछे दौड़ा, अरे मेरे लिए रुको वरना मैं खो जाऊंगा। अंडस्को। कुछ देर बाद वे लोग मॉल के उस हिस्से में गए जहां सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के लिए इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक सभी तरह के ड्रेसेस, ज्वेलरी के लेटेस्ट कलेक्शन मिलते थे। वहां एक से एक लग्जरी ब्रांड और कलेक्शन थे, जिसे लड़कियों का ड्रीम प्लेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे लोग वहां की सबसे लग्जरियस ब्रांड क्यूए के शोरूम में गए, लेकिन सीता जी ने पहले सोचा कि वो अनामिका के लिए कुछ ज्वेलरी ले लें जो अभी अभी लॉन्च हुई है। इसलिए वे अनामिका को लेकर बगल वाली दूसरी स्टोर में चली गईं। उधर सिया क्यू आके शोरूम में खड़ी आंखें फाड़े सारे कपड़े देख रही थी। उसने आज तक इस जगह के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। यहाँ की सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थीं। क्यूए ब्रांड के डिज़ाइंस जो खुद क्वीन अनामी डिज़ाइन करती थी, जिन्हें आज तक किसी ने सामने से नहीं देखा था, लेकिन उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज़ प्रेफर करते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। उसके पीछे पीछे आरव भी था। कहा उसने सोचा कि वो सिया से बात करेगा, लेकिन वो तो जैसे उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, या ये कहे इग्नोर कर रही थी। आरव ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सीरियसली ये चश्मिश इग्नोर कर रही है मुझे? सिया ने तिरछी नजरों से आरव को देखा और मन ही मन कहा, ये अब भी यही है, हे भगवान क्या करूं मैं। तभी आरव ने कहा, सिर्फ घूमने ही आए हो या कुछ लेना भी है चश्मिश? फिर से चश्मिश। सिया अब चिढ़ गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और घूर कर उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम सिया है सीनियर, चश्मिश नहीं अंडस्को। सिया जो आरव की चेस्ट से नीचे आती थी, वो अपने कमर पर हाथ रखी उसे सर उठाकर घूर रही थी। उसकी हाइट आरव के मुकाबले छोटी थी। आरव तो बस उसे देखता रह गया। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक इंटेंसिटी के साथ देखा, जिससे सिया थोड़ा हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में झिझकते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें अंडस्को। सिया ने चौंक कर सर उठाया। जी कुछ कहा अपने? हाँ कहा न अंडस्को, आरव ने उस पर झुकते हुए कहा। सिया की सांसें अटक गई। वो थोड़ा पीछे हटते हुए हकलाते हुए चुहिया जैसे आवाज निकालते हुए बोली, का अंडस्को क्या अंडस्को? उसकी धड़कनें तेज हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वही आरव ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और एकदम से उसके कानों के करीब आकर रुका। उसकी गर्म सांसें सीधा सिया की गर्दन और कान पर पड़ रही थी। सिया की सांसें और तेज और गहरी हो गई, जैसे ये करीबी उसे जला देगी। चेहरे पर पसीने की बूंद छलक आए
आंखें कसकर मिची हुई थी। उसने उन दोनों के बीच इंटेंसिटी पीक पर थी। तभी आरव उसके और करीब जाते हुए बेहद हंसकी आवाज में कहा, क्या तुमने बचपन में कंप्लेन नहीं पिया जो इतनी छोटी हो? टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर आरव एकदम से सीधा खड़ा हो गया और तिरछा मुस्कुराते हुए उसका रिएक्शन देखने लगा। वही सिया जो शायद कुछ और ही समझ रही थी झटके से अपनी आंखें खोली और हैरानी से आरव को देखा, जो अपनी एक आईब्राव उठाए अपनी मुस्कान दबाए उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो चश्मिश? कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही? अंडस्को ची बेशरम अंडस्को। कहते हुए आरव ने अपने होठों को ढक लिया, जैसे सिया पता नहीं क्या कर रही हो। वही सिया की आंखें फैलकर चौड़ी हो गई। उसके कान, गाल, नाक, पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्म से पानी पानी हो गई, आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो हैरानी और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। उसने बिना कुछ बोले उसे हल्का धक्का दिया और वहां से भाग गई। अरे चश्मिश, रुको तो अंडस्को, आरव ने हंसते हुए कहा और उसके पीछे जाने लगा। तभी उसे एक कॉल आया तो वो एक बार मुस्कुराते हुए उस तरफ देखा जहां सिया गई थी और फिर स्टोर से बाहर निकल गया। वही सिया भागते हुए एक जगह आकर रुकी। उसने अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, OMG सिया, कितना गंदा दिमाग है तेरा। मैं और वो मुझे कि अंडस्को नहीं, मैं कैसे सोच सकती हूँ ऐसा? पर मेरी धड़कने, अरे तुम इतना धारक क्यों रहे हो यार? आज ही हार्ट अटैक आ जाना है मुझे। और वो सीनियर कितने पागल और बेशर्म है, नहीं तो? वो सोचने लगी जब आरव उसके करीब झुका था। वो सोचकर ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। तभी सिया ने अपना दिमाग झटका और कैमरे देखने लगी। तभी उसका ध्यान पास ही एक गाउन पर गया, पेस्टल ग्रीन कलर का गाउन। हालांकि वो छूने से भी डर रही थी, लेकिन वो ड्रेस उसे इतनी खूबसूरत लगी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सीता जी ने आते ही कह दिया था कि जो भी पसंद हो वो बेझिझक पैक करवा ले, वो भी उनकी बेटी जैसी ही है। वही सिया उस पेस्टल ग्रीन कलर के गाउन को अपने हाथों में लेकर चेक कर रही थी कि साइड में खड़ी स्टाफ गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आप जाकर एक बार ट्राई भी कर सकती हैं। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। स्टाफ गर्ल की पोलाइट स्माइल देखकर सिया ने हिचकिचाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ झिझकते कहा, क्या सच कह रही हैं आप? ये अच्छा लगेगा क्या मुझ पर? अभी वो स्टाफ कुछ कहती कि तभी, अरे उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ, तुम इस ड्रेस को पहनकर गंदा करने की जरूरत नहीं है फटीचर लड़की। सिया और स्टाफ गर्ल ने मुड़कर देखा। वहां कोई और नहीं, सोनाली थी। उसे वहां देखकर वो चौंक गई और डर भी गई, क्योंकि सोनाली के साथ उसकी दो दोस्त राइमा और साइमा भी थीं, जो उसकी दो चमचियां थीं। राइमा ने सिया के हाथ से वो गाउन छीनी और कहा, ना शक्ल है ना अक्ल है, फिर भी लोगों में इतनी शर्म नहीं कि मुंह उठाकर इतने महंगे शोरूम में आ जाती हैं। साइमा ने भी सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? पैंडा जैसी हो, और क्या तुम ये ड्रेस पहनकर फाड़ना चाहती हो? इसकी प्राइस जानती हो कितनी है? पूरे 5 लाख की है। कभी तूने कभी देखे भी है 5 लाख? सोनाली बस हाथ बांधे हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिया का मजाक उड़ाना। जब से सिया आरव राजवंश के साथ गई थी, उसे उससे तब से जलन हो गई थी। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी सिया को नीचा दिखाने का, जो आज मिल गया। सोनाली अस्पताल से कब की आ गई थी, उसे वहां सबका फालतू मेलोड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो बहाना बनाकर सीधा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर आ गई थी। पैसों की तो कमी थी नहीं, क्योंकि वो तो राठौर कॉर्पोरेशन के बदौलत उसके कार्ड भरे ही रहते थे। वहीं सिया, साइमा और राइमा की बातें सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे बहुत शर्म आ रही थी और बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। वहीं वो स्टाफ गर्ल को भी उन तीनों लड़कियों का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो इस स्टोर की कस्ट में थी और जब तक वो कोई नुकसान न पहुंचाए, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी सिया ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, और वो ड्रेस मैंने पहले देखी है, तुम ऐसे छीन नहीं सकती मुझसे। सोनाली उसकी बात सुनकर तिलमिला गई और दांत पीसते हुए बोली, यू बाय हेच, लगता है अपनी औकात भूल गई है तू, जो हमें पलटकर जवाब दे रही है। अनाथ लड़की, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। और क्या कहा तूने?
ये ड्रेस तू लेगी? वाह बहन जी, 500 के कपड़े पहनकर तू 5 लाख की ड्रेस लेगी? ये ड्रेस अब मेरी है और इसे मैं ही लूंगी, समझी? राइमा ने सोनाली का साथ देते हुए कहा। हाँ सोनाली, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, न कि इस बहन जी पर जो दूसरों की चीजें छीनने पर लगी रहती है। लगता है इसकी माँ भी ऐसी ही होगी, घटिया। साइमा और राइमा एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगी। सोनाली की इतनी कड़वी बातें सुनकर सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये माँ वाली बात उसे सबसे ज्यादा ट्रिगर करती थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी अचानक से उसे अनामिका की एक बात याद आई जो उसने उससे कही थी। दी, कभी भी खुद को इतना नीचे मत गिराओ कि सामने वाला आपका फायदा उठा ले, क्योंकि जितना आप डरोगी लोग आपको उतना ज्यादा डराएंगे और नीचा दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि हीरोइन को बचाने के लिए हमेशा हीरो का ही इंतजार किया जाए। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कभी भी आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसी तीसरे की जरूरत न पड़े। बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ और हमेशा रहूंगी। अच्छा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी अनु? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम प्रॉमिस, अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो ठीक है, मैं भी खुद के लिए लड़ूंगी और किसी के आगे नहीं झुकूंगी अब से, बिल्कुल तेरी तरह। सिया ने प्राउडली अपना सर उठाते हुए कहा। ये हुई न बात मेरी दी, दैट्स लाइक माई क्यूट पाई सिस्टर। ऐसा कहकर अनामिका ने उसके गाल खींच लिए, जिससे सिया ने मुंह फुला लिया था। फिर दोनों ही हंसने लगे। सिया एकदम से अपनी सोच से बाहर आई। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी हिम्मत साफ दिख रहा था। वहीं थोड़ी दूर अनामिका खड़ी थी। वो शॉप से बाहर आ गई थी। अंदर वेद सीता जी के साथ था और उसने जबरदस्ती अनामिका को इधर उधर घूमने के लिए कहा था, क्योंकि उसे सीता जी से कुछ बातें पूछनी थी और कुछ सरप्राइज भी लेने थे। खैर, अनामिका ने भी उसकी बात मानकर बाहर आना सही समझा, नहीं तो उसका भाई पता नहीं क्या ही करता। खैर, तो वो सिया के पास आने लगी, लेकिन सोनाली और उसकी चमचियों को देखकर वहीं रुक गई। वो देखना चाहती थी सिया क्या करती है। उधर सिया तुरंत आगे बढ़ी और हिम्मत करके राइमा के सामने जा खड़ी हुई। राइमा ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा और एटीट्यूड से कहा, क्या हुआ, घूर क्यों रही है? खाएगी क्या? या चटाक अंडस्को। रईमा का चेहरा एक तरफ हो गया। वहीं सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। साइमा और सोनाली तो सदमे में चली गईं। सोनाली की तो आंखें भी बड़ी हो गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब सिया ने ऐसा कुछ किया। राइमा अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से अपना सिर उठाए और घूरते हुए कहा, यू बाई हेच, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने साइमा अग्रवाल को थप्पड़ मारा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करने की? सिया ने भी गुस्से से कहा। अब चाहे जो हो, वो पीछे नहीं हटेगी। वहीं अनामिका दूर से ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फाइनली आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गई दी। आपको मेरी कही बात याद रही। उधर सोनाली ने भी गुस्से से कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को मारने की? सिया ने उसके हाथ से वो ड्रेस खींचते हुए कहा, अब समझ आया तुम्हें? अब तो सोनाली का पारा हाई हो गया। उसने अपने खाली हाथों को देखा, जिनसे सिया ने वो गाउन खींच लिया था। तुझे अभी बताती हूँ मैं, तू रुक, कहकर उसने राइमा साइमा को इशारा किया। वो तीनों तुरंत सिया से वो ड्रेस छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिया ने भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और गुस्से से अपने लाल हुए चेहरे के साथ ड्रेस छीनने से रोकने लगी। वहीं अब तक सभी स्टाफ वहां आ चुके थे और इतनी महंगी ड्रेस को खींचता देख उनकी जान सूख गई। स्टाफ गर्ल ने परेशान होते हुए और डरते हुए कहा, मैम प्लीज लड़ना बंद करिए, ये ड्रेस फट जाएगी प्लीज। लेकिन वो तीनों तो सुन ही नहीं रही थी। बात अब ईगो पर जो आ गई थी। लेकिन तभी चर्रा अंडस्को एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। वो 5 लाख की लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस अब 5 रुपये की भी नहीं बची थी। सभी स्टाफ की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि सिया के हाथ तो खाली थे, लेकिन वहीं राइमा और सोनाली के हाथ में ड्रेस के फटे हुए पीस थे। हालांकि नेक की होने के कारण वह आगे और पीछे से पूरी तरह फट चुकी थी। तभी एक स्टाफ ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया आप लोगों ने? उसकी बात सुन सब होश में आए। वहीं रईमा ने झट से घबराते हुए ड्रेस को छोड़ दिया, जिससे अब ड्रेस सोनाली के हाथ में थी। वो आंखें बड़ी किए उस ड्रेस को देख रही थी। आवाज सुनकर वो भी होश में आए और गुस्से से बोली, मैंने कुछ नहीं किया है समझी।
ये सब इन लोगों की गलती है और खासकर इस सिया की। उसने सिया की तरफ इशारा किया। सिया को डर लग रहा था। जोश में उसने ड्रेस ले तो ली थी, लेकिन 5 लाख वो कहाँ से लाएगी। वो डर से अपने हाथों को मसलने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था उस ड्रेस को देखकर जो क्यूआर की डिज़ाइन की हुई थी। इतनी भीड़ देखकर एक स्टाफ ने जल्दी से जाकर मैनेजर को सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी, जिससे मैनेजर का पारा हाई हो गया। आज उसकी बॉस यहाँ मौजूद थी, वो उसके बारे में क्या सोचेगी, यही सोचकर वो जल्दी जल्दी वहां पहुंची और सोनाली और साइमा पर थोड़ा बिफरते हुए कहा, मैम, सबने देखा कि ड्रेस का नुकसान आपने किया है। आप जबरदस्ती दूसरे कस्टमर से उनकी चुनी हुई ड्रेस ले रही थी। अब आपको ड्रेस की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। सोनाली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए उसने धमन से कहा, ओके, वैसे भी 5 लाख मेरे लिए बस 5 रुपये के बराबर हैं। सोनाली ने एटीट्यूड से कहा। वहीं रेमा और साइमा ने राहत की सांस ली और एटीट्यूड से सोनाली के पीछे खड़ी हो गई। एक स्टाफ जल्दी से स्वाइपर मशीन लाकर आया। तब सोनाली ने सिया को अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, अब कुछ लोगों की औकात कहाँ होती है, बस ड्रेस लेने चले आते हैं। ऐसे गरीबों को यहाँ एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। लाओ तुम्हारा सस्ता सा स्कैनर। वैसे तो ये ड्रेस 5 लाख की लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम्हें भी दान की ज़रूरत होगी। उसकी बात सुन सभी स्टाफ को बहुत गुस्सा आया। एक तो इस घमंडी लड़की ने उनका नुकसान किया और अब भाषण दे रही है। लेकिन सब चुप रहे, बस पेमेंट होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं सोनाली ने एटीट्यूड से अपना कार्ड वेव करते हुए स्वाइप किया, लेकिन तभी उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। सोनाली ने जैसे ही अपना कार्ड स्वाइप किया, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि स्कैनर में ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा था। जो मुस्कान अभी तक उसके चेहरे पर बनी हुई थी, वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वहीं मौजूद स्टाफ और मैनेजर इशिता के भाव भी बदलने लगे। वे अजीब नज़रों से सोनाली को घूर रहे थे। सोनाली को थोड़ी असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अभी घबराहट छुपाते हुए कहा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेट मी ट्राई अनदर वन। उसने अपने बैग से तुरंत दूसरा कार्ड निकाला और उसे फिर से स्वाइप किया। सबकी नज़रें अब उस पर और मशीन पर और भी ज़्यादा टिकी हुई थी। लेकिन इस बार भी वही हुआ, फेल। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने धीरे से कहा, जब पैसे ही नहीं है तो बड़े बड़े फेंकने की क्या ज़रूरत थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी अंडस्को। सोनाली का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही था, अंडस्को फेल। उसने फ्रस्ट्रेशन और घबराहट से तुरंत मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मशीन ही खराब है, दूसरी मशीन लेकर आओ। इशिता सारी बातें अच्छे से समझ रही थी। उसे अब साफ लग रहा था कि यह लड़की दिखावा कर रही है, जिसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मुंह उठाकर उसके शोरूम में आ गई और ऊपर से महंगी ड्रेस भी बिगाड़ दी। उसे अब इस बेवकूफ़ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनसे तुरंत थोड़े रूखे आवाज में कहा, मैडम, हमारी स्टोर की मशीन बिल्कुल सही है और यह प्रीमियम क्वालिटी की है। शायद दिक्कत आपके कार्ड में है। प्लीज़ जल्दी पेमेंट कीजिए, आपने पहले ही सबका और हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है, इसलिए तुरंत पेमेंट करिए, नहीं तो मजबूरन हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं हो मुझे, सोनाली राठौर हूँ मैं, समझी? 1 मिनट में तुम्हारा स्टोर खरीद सकती हूँ, उसने चुटकी बजाते हुए मैनेजर से कहा। लेकिन इशिता ने बिना किसी भाव के कहा, आप कोई भी हो वो बात की बात है, लेकिन अपने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, सो प्लीज अंडरस्को। इशिता का ऐसा टोन सोनाली को पसंद नहीं आया। वहीं ये सुनकर साइमा और राइमा की भी हालत पतली हो गई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि कहीं पैसे सच में न हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने इशिता की घिन से देखते हुए तेज आवाज में कहा, सोनाली, तुम पेमेंट करके तुरंत इसके मुंह पर मारो। हिम्मत कैसे हुई इनकी तुम्हारी इंसल्ट करने की। वही सोनाली की हालत तो खुद खराब हो रही थी। उसने तुरंत थोड़ा साइड होकर अपने बैंक में कॉल किया और थोड़ा गुस्से में उसने कहा, मेरे कार्ड से पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं अंडरस्को। उधर से जवाब में बैंक मैनेजर ने कहा, सोनाली, आपके सारे कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। सोनाली की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने फिर सर मैनेजर पर बिफरते हुए कहा, आर यू लॉस्ट मैनेजर? क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? कार्ड्स ब्लॉक हो गई
तुम्हारी मशीन खराब हो गई है क्या? देखो, मेरा कार्ड ब्लॉक नहीं है, समझे? मैनेजर ने कहा, मैडम, आपके कार्ड वाकई ब्लॉक हो चुके हैं और यह आपकी कंपनी की तरफ से हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको और किसी जानकारी की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करेंगे। सोनाली ने कॉल काट दिया। को उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या नहीं। सच तो यह था कि उसके पास पैसे भी नहीं थे और वह किसी से मांगे भी तो किससे। इधर साइमा ने कहा, क्या हुआ सोनाली, तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रही हो? इनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर को गुस्सा आ रहा था। अब उसने फिर से कहा, अब हमें सिक्योरिटी को मजबूरन बुलाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। अगर आप पेमेंट नहीं करती हैं तो। सोनाली ने कोई रास्ता न देखते हुए राइमा और साइमा की तरफ देखते हुए कहा, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए पेमेंट आज तुम ही कर दो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने माना करते हुए कहा कि उनके पास अभी पैसे तो नहीं है। सोनाली की बात उन पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह तो इन लोगों पर हमेशा बहुत खर्च करती थी, लेकिन आज ये पैसे निकालने को तैयार नहीं थी। उनके पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, वे तो बस सोनाली के पीछे पीछे कुत्तों की तरह घूमती थी। तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी ने मुड़कर देखा। वहाँ अनामिका हाथ बांधे खड़ी थी। उसे देखकर स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। ये देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोग और सोनाली, राइमा, साइमा, सिया भी सभी हैरान रह गए। वहीं मैनेजर के तो पसीने छूट गए। उसने घबराते हुए कहा, वेलकम बॉस। मैनेजर के मुंह से ये सुनकर सबको एक और झटका लगा। बॉस? सोनाली ने मन ही मन कहा, ये मैनेजर पागल हो गई है क्या? इस अनामिका को बॉस क्यों कह रही है? उसी स्टोर में थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह पूरा तमाशा देख रही थी। सोनाली की हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, वह ठिठक गई और उसे देखती रह गई। बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, ये मैनेजर इस लड़की को बॉस क्यों कह रही है? जहां तक मुझे पता है, बॉस तो वह केवल क्यों आपको कहती है। तो क्या ये वाकई इस स्टोर की फाउंडर है? जिज्ञासा से भरी वह ओल्ड लेडी आगे का नज़ारा देखने लगी। अनामिका धीमी चाल से चलती हुई सीधा सोनाली के पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर मैनेजर इशिता से बोली, इशिता, क्या तुमने स्टोर में सफाई नहीं करवाई, जो यहाँ इतनी गंदगी और बदबू आ रही है? इशिता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैडम, स्टोर बिल्कुल साफ है। प्रेस कंट्रोल वालों को भी मैंने बुलाया था, सब जगह सफाई करवाई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इशिता थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी अनामिका ने व्यंग्य से कहा, तो फिर यहाँ कॉकरोच कैसे घुस आए? और उसके साथ छोटे कीड़े भी है। पहले तो मैनेजर समझी नहीं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अनामिका सोनाली और उसकी सहेलियों साइमा और राइमा को कॉकरोच कह रही है, तो उसकी हंसी छूट गई। वहां मौजूद स्टाफ भी हंसने लगा। सोनाली अनामिका को अपने इतना करीब देखकर 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन पब्लिक में अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने गुस्से से लेकिन धीमे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे ये स्टोर तुम्हारा हो। तभी राइमा तुरंत आगे आए और बोली, हाँ, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनाली से ऐसे बात करने की, हमें भी कॉकरोच कहने की? राइमा की बात सुनकर अनामिका ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और उसे घूरने लगी। उसे ऐसे देखने से राइमा बहुत ज्यादा घबरा गई और डरते हुए 2 कदम पीछे हट गई। अब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं सारे स्टाफ भी शांत हो गए थे। वह बूढ़ी औरत बहुत ही जिज्ञासा से अनामिका को देख रही थी। उसे ये छोटी खूबसूरत लड़की बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी अनामिका ने अनजान बनते हुए मैनेजर इशिता से पूछा, व्हाट्स द प्रॉब्लम इशिता _ इशिता तुरंत आगे आए और उसने अनामिका से कहा, बॉस, इन लोगों ने आपकी लेटेस्ट डिज़ाइन की ड्रेस को जबरदस्ती कस्टमर से छीन लिया। उन्होंने पहले ही ड्रेस पसंद की थी, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती लिया, फाड़ भी दिया, और अब जब पेमेंट करने की बारी है तो ये पेमेंट भी नहीं कर रही हैं। बार बार बहाने बना रही हैं कि हमारी ही मशीन फेल हो गई है। अनामिका ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। सोनाली तो सदमे में थी। को क्या अनामिका यानी बॉस को मतलब क्या? ये सोचकर वह अंदर से डर गई, क्योंकि का कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, वह इतनी बड़ी ब्रांड की फाउंडर थी। उसने हकलाते हुए कहा, तुम इसे बार बार बॉस क्यों कह रही हो? ये तो बस एक आम लड़की है।
तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये का अंडस्को नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर इशिता ने एक बार अनामिका की तरफ देखा और कुछ इशारा पाते हुए उसने साफ कहा, मिस, यही हमारी बॉस हैं। यह इनका स्टोर है और जो ड्रेस अपने फ्री है वह भी इनकी ही डिज़ाइन की है। ये सुनते ही पूरे स्टोर में जैसे सन्नाटा छा गया। वहाँ ज़्यादातर स्टाफ थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने आज तक ऐसे पब्लिक मेका को नहीं देखा था। वही ये जानकर कि सामने खड़ी छोटी लड़की ही क्यूए है, जो वर्ल्ड फेमस है, उन्हें यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सारे स्टाफ और मैनेजर की रिस्पेक्ट देखकर उन्हें यकीन हो गया था। वही ओल्ड लेडी तो आंखें फैलाकर बस अनामिका को देख रही थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, इतनी छोटी लड़की का कि फाउंडर अंडस्को। सोनाली और राइमा सोमा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अंडस्को, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कॉलेज स्टूडेंट लगती है और इतनी बड़ी आइडेंटिटी। अब वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। सिया तो सदमे में एक तरफ खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस स्टोर में वह खड़ी है, जिस ड्रेस को वह लेना चाहती है और जिसकी वह इतनी बड़ी फैन है, वह और कोई नहीं, उसकी बहन है। वह खुश भी थी, हैरान भी और बहुत बुरा भी महसूस कर रही थी कि उसकी बहन का बनाया हुआ इतना अच्छा ड्रेस कहीं न कहीं उसके कारण भी खराब हो गया। अनामिका ने अब सोनाली की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कॉकरोच भी इतने महंगे ड्रेस पहनते हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल, और जब तुम्हारी खरीदने की औकात ही नहीं है मिस कॉकरोच, तो तुम यहाँ क्यों आए हो गंदगी फैलाने? अंडस्को, क्या तुम्हारे बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है तुम्हें? अंडस्को, जितना चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। अंडस्को TCH अंडस्को TCH, लेकिन तुम तो हो कॉकरोच बुद्धि, समझ कहाँ ये आएगी। इसलिए अब शांति से 25 लाख पेमेंट करो और निकलो यहाँ से। 25,000,000 सुनकर सोनाली का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखें फैल गई और वह बस अनामिका को अपनी फटी आंखों से देखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 25,000,000 कैसे। उसने हकलाते हुए कहा, 25,000,000। पर यह ड्रेस तो 5 लाख की ही थी, तो 25 लाख क्यों दूं? 5 लाख मेरे लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अनामिका ने आराम से जवाब दिया, 5 लाख उस ड्रेस की कीमत है, लेकिन तुमने जो नुकसान पहुंचाया है मेरी ब्रांड की रेप्यूटेशन को, और हमारे स्टोर में आकर हमारी इतनी महंगी ब्रांड की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, उसकी 15 लाख पेनल्टी और हमारी स्टाफ के साथ बदतमीजी और ग्राहकों को परेशान करने के लिए 5 लाख, कुल मिलाकर 25 लाख। अब पे करो। मेंजा इशिता खुश हो गई, उसकी बॉस सच में समझ के पड़े हैं अंडस्को। सोनाली ने झुंझलाते हुए कहा, ऐसा थोड़ी होता है, लूट है क्या अंडस्को? वह 25 लाख नहीं दे सकती, ये बहुत बड़ी रकम है और ऊपर से उसके कार्ड भी ब्लॉक है अंडस्को, तो वह कहाँ से देगी? अनामिका ने उसके करीब जाकर सार्कास्टिक वे कहा, हमारे यहाँ अंडस्को ऐसा ही होता है अंडस्को, देना तो तुम्हें पड़ेगा मिस कॉकरोच, नहीं तो जो होगा वह तुम सहन नहीं कर पाओगी अंडस्को। कुछ गार्ड तुरंत अंदर आए। उन गार्ड्स को देखकर ही सोनाली बहुत डर गई। अनामिका ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, और तुमसे अच्छा ये बात कौन जानता है? सोनाली ने तुरंत अपने गाल पर आचनेक से हाथ रख लिया। वो डर गई। अनामिका उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई। वही गार्डों ने तुरंत सोनाली को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? सोनाली चिल्लाए। अनामिका, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, उसने गुस्से में अनामिका की तरफ देखते हुए कहा। अनामिका ने उसे इग्नोर करते हुए स्टाफ से कहा, इससे पूरे मॉल की सफाई कराओ, पोछा लगवाओ और इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाकर हमारी वेबसाइट पर वार्निंग के तौर पर पोस्ट कर दो कि इसने क्या किया और इसके साथ क्या हुआ। इसे हमारे ब्रांड से ब्लैकलिस्ट कर दो। आज के बाद ये कभी भी हमारे स्टोर से कुछ नहीं खरीदेगी। ये सुनकर सोनाली को लगा वो अब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग जानते थे। उसके दोस्तों में उसकी क्या इज्जत रहेगी? राइमा और साइमा भी बहुत घबरा गईं। वे कहने लगी, हमने तो कुछ नहीं किया। अनामिका ने उन्हें देखते हुए कहा, इन्हें भी वही सजा दो। राइमा और साइमा बहुत घबरा कर चिल्लाने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन गार्ड्स उन तीनों फरफराती तितलियों को घसीटते हुए सबके सामने बाहर लेकर जाने लगे। कुछ ही देर में सोनाली की न्यूज़ वायरल हो गई। एक तो वैसे ही राठौर कॉर्पोरेशन की बिगड़ती हालत की न्यूज़, ऊपर से अब सोनाली राठौर की आई न्यूज़ कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर रही थी।
आखिर इतने बड़े ब्रांड में जाकर उसने वो हरकत की थी, और साथ ही सोनाली और उसके दोस्तों की साफ सफाई करने वाली वीडियो भी वायरल हो रही थी बहुत तेजी से। इंटरनेट पर सभी उसका मजाक बना रही थे, लोग भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे थे। सोनाली की रेप्यूटेशन कुछ ही सेकंड में खराब हो गई थी, या ये कहे बर्बाद हो गई थी, जिसकी उसे खबर तक नहीं थी, लेकिन जल्दी ही होने वाली थी। अब तक सीता जी, वेद, आरव सबको पता चल चुका था। वो सभी बहुत गुस्से में थे। सीता जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की को बर्बाद कर देना चाहती थी, लेकिन अनामिका ने उन्हें रोक दिया था, इसलिए वो थोड़ी शांत हुई। वही आरव और वेद ने तो अपने कनेक्शन का यूज करके सोनाली के और कॉलेज के कुछ कारनामों को वायरल करवा दिया था, जिसमें वो अलग अलग लड़कों के साथ कुछ इंटेंस मोमेंट्स शेयर करते हुए दिख रही थी। फिर क्या था, न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए, वो मिल गया, और मिर्च मसाला लगाकर और अच्छे से सोनाली की बची खुची रेप्यूटेशन भी बर्बाद हो गई। आखिर दुनिया की नज़र में वो रंजीत और कामिनी राठौर की बेटी और एक मॉडल थी, और रीसेंट एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसे साइन भी किया था, तो न्यूज़ वायरल होना ही था। इस न्यूज़ से उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी सोनाली को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ऐसे रेप्यूटेशन की मॉडल नहीं चाहिए थी उन्हें, दूसरी एजेंसीज ने भी वही किया। इधर अनामिका ने मॉल के रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देखा, जहां सोनाली और उसकी चामचिया मॉल के बिल्कुल सेंटर में पोछा लगा रही थी। उन्हें तो इन सब की खबर भी नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में क्या से क्या हो गया, खासकर सोनाली। उन लोगों की हालत खराब थी और आसपास के लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे, कुछ भद्दे कमेंट्स कर रहे थे। अब ये तो होना ही था। सोनाली की आंखें शर्म से झुकी हुई थी, उसका आंखों से गुस्से और शर्म से लगातार आंसू बह रहे थे। वही अनामिका के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखों में घिनन और नफरत लिए सोनाली को देखते हुए कहा, तुम्हारे पाप का घड़ा ओवरफ्लो हो गया था, ऐसे ही धीरे धीरे सब बर्बाद होंगे। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया, और आज उन राजों में से एक राज से भी पर्दा उठेगा। बस कुछ देर और अंडस को फिर कहकर वो चुप हो गई और सोनाली को घूरने लगी। उसकी आंखों में एक आग थी, जिसका साफ मतलब था तबाही तो होनी थी बेहद शिद्दत से। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनामिका ने मुड़कर देखा, वहां सिया खड़ी थी। उसने नीचे देखते हुए कहा, अनु मैंने न्यूज़ देखी, ये सोनाली तो स्वरांश जी से प्यार करती थी न, फिर ये इतने लड़कों को साथ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, और घर पर सब क्या सोच रहे होंगे। अनामिका ने गौर से उसे देखा, इतना बुरा हुआ उनके साथ, फिर भी उसे सबकी चिंता थी। सिया में उसे अपनी ही पहले वाली अनामिका की झलक नजर आई, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। उसने सिया ने दोनों गालों पर अपने हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, दी एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग जो हमें तकलीफ देते हैं, आप उसके लिए कुछ भी करो, चाहे मर ही क्यों न जाओ, ये कभी आपके सगे नहीं होंगे, इसलिए आपको भी ऐसे लोगों के लिए अपने दिल में हमदर्दी या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यही डिजर्व करते हैं। पीछे से आरव ने आते हुए कहा, चश्मिश मेरी प्रिंसेस बिल्कुल सही कह रही है, और ये बात तुम अपने छोटे से मटर जैसे दिमाग में डाल लो, जो इधर उधर फुदकते रहता है। सिया ने घूर कर उसे देखा, उसका मुंह बन गया था, लेकिन फिर उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने अनामिका का हाथ अपने गाल से हटाकर नाराजगी से कहा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और बिना कुछ कहे मुंह फूलते हुए दूसरी तरफ चली गई। वही उसकी इस हरकत पर आरव तो मुंह खोले देखता रह गया। वही अनामिका भी कंफ्यूज्ड हो गई। आरव ने अनामिका ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये थोड़ी अजीब नहीं है अंडस्को। आरव के बात पर अनामिका ने होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने कहा, भाई अजीब तो आजकल मुझे आपकी हरकतें लग रही है, नहीं। आरव एकदम से हड़बड़ा गया और उसे देखते हुए अनजान बनते हुए बोला, अजीब, मैंने क्या किया प्रिंसेस अंडस्को। अनामिका ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, इतना आउट ऑफ द सिलेबस वाले फेस बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका 1, 2 का 4 और 4, 2 का 1 चल रहा है, न सब पता है मुझे अंडस्को। आरव आंखें बड़ी बड़ी किए अनामिका को देख रहा था। मतलब कहा उसकी रेलगाड़ी अभी लाइन पर नहीं आए और इसने रोड मैप टेल कर लिया है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अनामिका ने अपनी आईब्रो रेस की, जिससे आरव एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को, पागल लड़की कुछ भी बोलती है अंडस्को। वो जल्दी से आगे भाग गया। वही अनामिका को हंसी आ गई। उसकी हंसी बेहद प्यारी थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे ही अपनी नजरों में बसाए एक तक उसे ही देख रहा था।
रक्तांश जो मीटिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र अनामिका पर गई और उसकी नज़रें उस पर ठहर सी गई। वो एकटक उसे निहारने लगा। उसका बोलना, उसके हाथों का इशारा, उसके चेहरे की वो प्यारी सी हंसी, रक्तांश की धड़कनें तेज हो गई। पिछले कुछ दिन से वो ढंग से सो नहीं पाया था। उसे रह रह कर वही सपने परेशान करते, लेकिन फिर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा घूम जाता। वो पागल सा हो गया था इन दिनों, और आज अनामिका को अपने सामने देखकर जैसे उसके बेचैन दिल को बेहद सुकून मिल रहा था, जैसे उसे ये सुकून हमेशा अपने पास चाहिए। सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, उसके असिस्टेंट पीयूष ने धीमे से उसे टोकते हुए कहा। हल्की, उसे ये शब्द बोलने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी, लेकिन रक्तांश ने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसके कानों में आवाज ही नहीं पड़ रही थी। पीयूष ने देखा कि रक्तांश का ध्यान कहीं और है। उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो चौंक गया। बॉस, एक लड़की को इतने देर से देख रहे हैं। नहीं नहीं, इसे देखना नहीं कहते, ये तो तार रहे हैं। हे भगवान, ये क्या अजूबा देख लिया मैंने। एक मिनट, कहीं ये फ्यूचर लेडी बॉस तो नहीं? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तो थोड़ी नहीं छोटी लग रही है। पर है कितनी खूबसूरत। पीयूष खुद में ही बराबरा रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कोई उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। ये अचानक मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? पीयूष ने सोचा और सामने देखा तो चौंक गया, क्योंकि रक्तांश ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसे ही घूर रहा था। उसका अनामिका की तारीफ करना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। पीयूष ने हड़बड़ाते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस अंडरस्को, वो तो मैं ये कह रहा था, एज इज जस्ट अ नंबर अंडरस्को। और क्या हो गया अगर लेडी बॉस थोड़ी छोटी है? चलेगा बॉस, प्यार उम्र थोड़ी देखता है। मैं अंडरस्को। शट अप अंडरस्को, कैंसल द मीटिंग अंडरस्को, रक्तांश ने गुस्से से कहा और तुरंत एक नज़र अनामिका को देख आगे बढ़ गया। उसे पीयूष का अनामिका के लिए लेडी बॉस कहना कहीं न कहीं अजीब सा सुकून दे रहा था। बेखिली में ही उसके होठों हल्की बेहद छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आप बॉस कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, बॉस ने स्माइल किया क्या? अंडरस्को, पीयूष का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आज तक ऐसे रक्तांश के फेस पर स्माइल नहीं देखी थी। परिवार था उसके पास, लेकिन उन्होंने भी रक्तांश को मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था, या न के बराबर अंडरस्को। पीयूष बिल्कुल शॉक्ड रह गया, और लेकिन जल्द ही उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपने बॉस के लिए बहुत खुश था। उसने एक बार मुड़कर अनामिका को देखा जो अब वहां से जा रही थी। उसे देखते हुए पीयूष ने धीमे से कहा, मैंने पहली बार बॉस को खुश देखा है, और मैं यही दुआ करूंगा कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाए। इधर रक्तांश बेचैनी से वही आया जहां अनामिका थी, लेकिन अब वह कोई नहीं था। उसने धीमे से बेचैन होते हुए कहा, कहाँ गई तुम? अभी तो यही थी। तभी उसकी नज़र एक तरफ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से से सामने की तरफ देखने लगा। रक्तांश अनामिका के पास आ रहा था, लेकिन कॉरिडोर में कहीं भी उसे अनामिका नहीं दिखी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पड़ी जहां अनामिका दिखी। लेकिन रक्तांश उस तरफ अभी जाता कि तभी उसने देखा कि किसी लड़के ने अचानक से पीछे से आकर अनामिका का हाथ पकड़ा लिया। वही अनामिका शायद सामने वाले को घूर रही थी। ये देखकर रक्तांश की आंखें लाल होने लगी। इधर अनामिका के सामने और कोई नहीं बल्कि अद्वैत था। वो भी किसी के साथ यहाँ आया था, लेकिन अनामिका को यहाँ देख वो थोड़ा चौंका। अंडरस्को। लेकिन फिर क्या था, बिना देरी किए वो तुरंत उसके पास पहुंच आ गया। चेहरे पर मास्क था तो कोई उसे पहचान नहीं पाया, और उसने बड़ी ही सफाई से आकर अनामिका का हाथ पकड़ लिया। अनामिका पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ ये अद्वैत है, वो लगभग उसे घूरने लगी। आखिर ये आदमी हर जगह कैसे पहुंच जाता है आजकल? हालांकि उसने सीता जी और वेद को तो पहले ही भेज दिया था घर कुछ जरूरी काम का कहकर, और अभी सिया और आरव भी चले गए थे। उसने अद्वैत से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? अंडरस्को। अद्वैत ने एक बार अपने हाथ को देखा जिसमें अनामिका का हाथ नहीं था, लेकिन उसने फिर से उसका हाथ पकड़ते लिया, किसी जिद्दी बच्चे की तरह। उसकी इस हरकत पर अनामिका चिढ़ गई। तभी अद्वैत ने उसकी छोटी सी हथेली पर किस करते हुए कहा, मेरे पैर, मेरा मन, मैं जहां भी जाओ। उसने अपने हाथों को किस करते देख अनामिका को झटका सा लगा। उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, गुस्से या शर्म से पता नहीं। उसने गुस्से से कहा, अपनी ये छीछोरे वाली हरकतें बंद करिए। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया।
और हाथ बांधते हुए कहा, हाँ तो जरा ये बताने का कास्ट करेंगे आप कि आप अपने कीमती पैरों से चलकर यह मेरे पास क्या कर रहे हैं अंडस्को। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जहाँ लैला होगी वही तो उसका मजनू आएगा न अंडस्को। फिर थोड़ा रुककर उसे टीस करते हुए उसके कानों के करीब जाकर कहा, अंडस्को मेरी लैला अंडस्को, तुम भी तो मेरी हो, अब मानो या न मानो, वैसे न मैंने का सवाल ही नहीं उठता, मन्ना तो तुम्हारे भूत को भी पड़ेगा। अनामिका ने आंखें छोटी कर उसे देखा, लेकिन चेहरा हल्का लाल हो गया। ये आदमी जब देखो फ्लर्ट ही करता है। उसने उसे देखा और हाथ बांधते हुए कहा, मिस्टर रॉकस्टार, लगता है अपने फ्लर्टिंग में पीएचडी कर रखी है, जो हमेशा आपके मुंह से उलझुल बातें ही चरती रहती है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वही अद्वैत भी मुस्कुराते हुए उसकी ड्रेस को कमर के पास वाले कपड़े को 2 उंगलियों से पकड़े मजनू की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरे मेरी लैला अंडस्को, आई मीन स्पार्कल, सुनो तो अंडस्को, मैंने तो पहली बार मासूम सा फ्लर्ट किया है, सुनो ना अंडस्को। अरे सुनती हो अंडस्को। अनामिका ने पलटकर उसे देखा। अरे सुनती हो, वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे अनामिका उसकी बीबी हो। एक सेकंड खामोश रहने से बाद उसने आई रोल करते हुए कहा, मासूम फ्लर्ट, ओ आज ही मैंने जाना है, फ्लर्ट करने के भी प्रकार होते हैं अंडस्को। फिर उसने गुस्से से कहा, अपनी मासूम फ्लर्टिंग कहीं और ही देखाए, मैं आपकी बीबी नहीं हूँ। वो गुस्से से आगे बढ़ गई और अद्वैत ने मुस्कुराते हुए उसे टीस करते हुए कहा, नहीं हो तो क्या हुआ, मैंने तो मन से तुम्हें अपनी बीबी बना भी लिया है। अरे बीबी जी, पत्नी जी, सुनो न अंडस्को। वो उसके पीछे पीछे हंसते हुए भागा। आसपास के लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे कि कैसे दोनों प्यार से लड़ रहे हैं। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, सीखो कुछ इनसे, देखो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कितने प्यार से उसे पंपर कर रहा है। एक तुम वहाँ अंडस्को कहकर वो लड़की उस लड़के को घूरते हुए आगे बढ़ गई। वही वो लड़का बस आंखें फोड़े उसे देखता रह गया। वो तो अपनी जीएफ को खुश करने लेकर आया था, ये क्या हो गया। अरे बेबी सुनू अंडस्को, वो भी उसके पीछे भागा। ये सब दूर से रिक्तांश भी देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे जब उस लड़के को उसने अनामिका के इतने करीब देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो एक तक उन दोनों को घूरता रहा। चेहरा तो शांत था, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठियां बहुत जोरों से बिछ रखी थी और आंखें जैसे लाल हो गई। पता नहीं क्यों उसे अनामिका का किसी और के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उस लड़के को देखकर लग रहा है अनामिका उसे बहुत अच्छे से जानती है, और यही बात रिक्तांश के दिल में अजीब सा कसाब महसूस करने पर मजबूर कर रही थी। उसका दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तो उसे पसंद नहीं करता था, तो इतना अजीब क्यों लग रहा है। नहीं, ये बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। वो उस तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। उसने तुरंत किसको कुछ मैसेज किया और एक नज़र उस तरफ देख वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ सोनाली की न्यूज़ अब तब राठौरस के पास भी पहुंच चुकी थी। राधिका और राजेंद्र तो हॉस्पिटल में थे। वही राजेंद्र ने राधिका को कुछ बताया नहीं थी। वो थोड़ा दूर जाकर रंजीत से बात कर रहे थे। ये सब क्या चल रहा है रंजीत? सोनाली की न्यूज़, इसके कारण हमारे परिवार की रेप्यूटेशन बहुत खराब हो चुकी है। उधर से रंजीत ने कहा, भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने न्यूज़ बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से यहाँ बिल्डिंग के बाहर मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई है, और राघव भी अभी तक लौटा नहीं है। भैया मुझे लगता है जरूर हमारा कोई दुश्मन हमें बर्बाद करना चाहता है। उन्हें सोनाली की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रागिनी भी परेशान सी तुरंत वहां से मॉल की तरफ निकल चुकी थी। वो बस जल्द से जल्द सोनाली के पास पहुंचना चाहती थी। इधर राजेंद्र जी ने रंजीत से कुछ बात करके फ़ोन कट किया, और अब उन्होंने दोबारा राघव को कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। राजेंद्र जी का चेहरा गुस्से से भर गया। पता नहीं ये लड़का है कहाँ, कंपनी की हालत सही नहीं है। अब सोनाली की न्यूज़, यहाँ कियारा एडमिट है और इसका कुछ पता नहीं है। राजेंद्र जी का दिल भारी हो रहा था। वो बहुत असहाय महसूस कर रहे था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। अंडस्को कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। वो परेशान होकर वही बेंच पर बैठ गए। भगवान, आखिर कौन सा पाप हो गया है मुझसे जो तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है। उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। इधर रक्तांश का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। उसने अपने आदमियों से अनामिका को ढूंढने की कोशिश की,
क्योंकि वह सीधे उसके पीछे नहीं जा सकता था। वह खुद अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में था, लेकिन अनामिका और वो लड़का वहां से कहाँ गायब हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। उसने पूरा मॉल छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिली। यही सोचकर वह और चिढ़ गया। पीयूष कब से रक्तांश को परेशान सा इधर उधर घूमते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूछे या नहीं, डर भी लग रहा था। लेकिन आखिरकार हिम्मत करके उसने धीरे से कहा, बॉस, आप इतने परेशान क्यों हैं? रक्तांश ने घूरकर उसकी ओर देखा। पीयूष को ऐसा लगा मानो उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रक्तांश की खौलती निगाहें देखकर वह एकदम चुप हो गया। रक्तांश ने गहरी आवाज में कहा, जितना कहा जाए उतना ही करो। पीयूष ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, ओके सर। रक्तांश अब वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सीधा मॉल के नीचे की ओर बढ़ गया। तभी अचानक पोछा मारते हुए सोनाली की नजर उस पर पड़ी। उसे जैसे उम्मीद की एक किरण दिखी। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, रक्तांश, रक्तांश। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज फिर गूंजी तो वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। सोनाली उसकी ओर भागी चली आ रही थी। रक्तांश ने गौर से देखा, उसकी हालत बिल्कुल भिखारी जैसी हो गई थी। सोनाली रोते हुए बोली, रक्तांश, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। रक्तांश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा, हाउ डरे यू टू कॉल माई नेम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरा नाम लो। मुझसे दूर रहो, जो काम कर रही हो वही करो। सोनाली एकदम हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो उम्मीद लेकर उसके पास आई थी, लेकिन यहाँ तो उसकी बेइज्जती हो रही थी। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, I mean मिस्टर महेश्वरी, मैं आपके भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। कम से कम इसलिए तो मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, उसने लगभग गिरगिरते हुए कहा। रक्तांश की आंखों में घृणा उतर आई। भाई की गर्लफ्रेंड और दूसरे लड़कों के साथ सोने वाली औरत अब मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बनेगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुम एक्सपोज हो चुकी हो, समझी? अगली बार मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो तुम असली रक्तांश महेश्वरी को देखोगी। नाउ गेट लॉस्ट। उसने उसे गहरी ठंडी निगाहों से देखा और तुरंत नजरें हटाकर मॉल से बाहर निकल गया। सोनाली फटी फटी आंखों से रक्तांश को जाते हुए देखती रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में कोई कचरा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रक्तांश को ये सब कैसे पता चला। एक्सपोज का क्या मतलब था? उसने कुछ सोचते हुए तुरंत अपना फोन निकाला। जैसे ही ऑन किया, ढेरों नोटिफिकेशंस, मैसेज और कॉल स्क्रीन पर चमक उठे। ये सब देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने एक न्यूज़ लिंक खोला और अपने बारे में खबरें पढ़ी। खबरें देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह कांपने लगी। HK कंपनी की तरफ से भी उसे मैसेज आया था कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सोनाली जोर से चीख पड़ी। आसपास खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वह पागलों की तरह चिल्लाए, नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? मैं बर्बाद नहीं हो सकती। ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह पागलों की तरह हरकत करने लगी। चिल्लाते चिल्लाते कुछ स्टाफ की ओर दौड़ी, उन्हें धक्का देने लगी। दूर रहो मुझसे, मैं सबको मार दूंगी। ये सब तुम लोगों ने किया है ना? तुम सब मुझे बर्बाद करना चाहते हो। अनामिका, उसे तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। उसकी हरकतें बेकाबू होती जा रही थीं। एक स्टाफ ने तुरंत किसी को कॉल किया और मदद मांगी। सभी लोगों ने मिलकर सोनाली को पकड़ा और रस्सी से बांध दिया, क्योंकि वह सब पर हमला कर रही थी और चीजें फेंक रही थी। मॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और मॉल के सामान को नुकसान हुआ था। कुछ ही देर में मीडिया वाले भी पहुंच गए और सोनाली की हरकतों का लाइव वीडियो बनाने लगे। वे उसे घेरकर ढेर सारे सवाल पूछने लगे। सोनाली उन पर भी चिल्लाने लगी। तभी वहां वाइट कपड़े पहने कुछ डॉक्टर आए। उसे देखते ही सोनाली का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो पगलों के डॉक्टर्स थे। उसने गुस्से से वहां रखा आवाज उठाकर उनकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, मैं पागल नहीं हूँ, समझे? तभी पीछे से एक नर्स ने उसे पाकर लिया।
सोनाली चटपटने लगी। वो एकदम से होश में आई कि हो क्या रहा है। जब तक वो समझती उसे अपने गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। ये अंडस्को क्या दिया अंडस्को है, मैं पागल अंडस्को नहीं हूँ। कहते कहते वो बेहोश हो गई। अंडस्को टू बी कंटिन्यूड अंडस्को।